हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आपने टाइटल देखा उस हिसाब से ये मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आया हूँ। पीएफ विड्रॉल के जो रूल्स है और चार्जेस है, टीडीएस चार्जेस जो लगते हैं उसके ऊपर। इससे पहले एपिसोड 1 मैंने बनाया था, वो हाउ टू विड्रॉ, वो पूरे जो प्रोसेस है, किस तरह से नई जो अपडेटेड प्रोसेस है उस पर बनाया है। और कैसे मार्क एग्जिट डेट हम खुद कर सकते हैं वो सब है। और जो प्रूफ के साथ मैंने जो अपना विड्रॉ किया है वो भी उसमें दिखाया है। रिजेक्टेड क्लेम को कैसे सेटल किया है वो सब उसमें दिखाया है। आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो एपिसोड 1 देख लीजिएगा और ये एपिसोड 2 है। अब एपिसोड 2 में जैसे कि मैंने बताया, रूल्स और चार्जेस होंगे उसमें। चार्जेस टीडीएस जो लगते हैं पीएफ विड्रॉ करते, कौन से केसेस में लगते हैं, कौन से केसेस में नहीं लगते हैं, एलिजिबिलिटी कौन से है, कब आप विड्रॉ कर सकते हो, सब डिटेल में मैंने बताया है। कितनी लिमिट विड्रॉल उसकी हो सकती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रीजंस टू विड्रॉ जो पीएफ होते हैं वो कौन से रीजन से कर सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ, पूरा अभी डिटेल में जाते हैं लेकिन पहले शॉर्ट में वो सब कवर कर लेता हूँ कौन से रीजन से हो सकता है। सबसे पहला है मैरिज। अगर आपकी मैरिज हो रही हो और किस किस की मैरिज हो रही हो, मैरिज के केसेस में आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा है लैंड और कंस्ट्रक्शन, लैंड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, कोई हाउस कंस्ट्रक्शन हो तो, होम रिनोवेशन हो, उसमें कुछ अल्टरेशन कर रहे हो, ऊपर का एक माला मतलब या फिर आप रूम बनवा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो कर सकते हो। रिटायरमेंट या उसके आसपास हो तो कर सकते हो। होम लोन अगर आपकी पहले से ली हुई है उसको आप खत्म करना चाहते हो तो तब आप उठा सकते हो पीएफ से अमाउंट। आपके कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई हो या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हो, ऐसा कुछ हो गया हो, तब आप उठा सकते हो। तो ये सारे रीजन हम डिटेल में जानते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। इसमें देखेंगे विड्रॉल के रीजंस जो होंगे, एलिजिबिलिटी के रूल्स जो होंगे और विड्रॉल लिमिट्स जो होंगे वो डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन है जो हम देखेंगे, अगर आप हाउस लोन लेना, हाउसिंग लोन ली है आपने कंस्ट्रक्शन के लिए, आप कोई साइट खरीद परचेस कर रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो, तो आप पीएफ से पैसे उठा सकते हो। लेकिन उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है कि आपको मिनिमम 60 मंथ्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। आपके जो टोटल जो जॉब टेन्योर है, आपने जो आज तक जब से जॉब शुरू की है तब से लेके 60 मंथ्स, करीब 5 साल के आसपास होता है। एग्जैक्ट 5 साल होता है लेकिन ये ईयर्स में नहीं मेंशन किया है। 60 मंथ्स की जॉब आपने कंप्लीट की हुई हो तभी आप घर के लिए पैसे उठा सकते हो। ये रीजन तभी आपके वो पीएफ अकाउंट में ईपीएफओ की वेबसाइट में दिखेगा। दूसरा है कि अगर आपकी विड्रॉल लिमिट इसमें कितनी हो सकती है, तो अप टू 36 मंथ्स ऑफ इज और बेसिक अलोंग विद डीए। आपका जो सैलरी स्लिप होगी उसमें आप देखोगे एक बेसिक सैलरी होगी, उसमें डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस की अमाउंट होगी, उतना आप उठा सकते हो। या फिर स्लेश करके टोटल ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर शेयर्स विद इंटरेस्ट। अभी तक अगर मान लो 36 मंथ्स की जितनी भी बेसिक अलाउंस उठा सकते हो, या फिर आप जो भी आपका जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर दोनों के शेयर होते हैं पीएफ में, तो विद इंटरेस्ट दोनों के शेयर भी होते हैं और दोनों के शेयर में इंटरेस्ट भी लगता है। टेक्निकली 4 अमाउंट में पीएफ डिवाइडेड है: एम्प्लॉई शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई शेयर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर। ये 4 अमाउंट में पीएफ डिवाइडेड होता है। तो ये चार उठा सकते हो इसका टोटल, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस। घर बनाने के लिए आपको जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया उसमें आपको जितनी जरूरत है या फिर टोटल कंस्ट्रक्शन है, आप उतना उठा सकते हो लेकिन 60 मंथ्स के बाद। और लिमिट इसकी इतनी है 36 मंथ्स। या फिर 36 मंथ्स मतलब लिमिट कैसे होगी, आपके जो जब भी मान लो आपने 10 साल से काम कर रहे हो, उसमें से 36 मंथ्स की जितनी सैलरी होगी ना आपकी, उतनी, लेकिन उसमें बेसिक अलोंग विद डी है, उतने की जो भी अमाउंट होगा उतना आप उठा सकोगे। वो अमाउंट आ ही जाएगा, वो मैक्सिमम। आप चाहे मान लो आपने 10 लाख अमाउंट डाल दिया, आपको 10 लाख उठाने हैं, लेकिन आपके अमाउंट जो उठा पाओगे, वो जो दे पाएंगे, जो आपकी लिमिट होगी, उतने ही आपके क्रेडिट होंगे। दूसरा रीजन है मैरिज। अब किस किस का मैरिज से, किसके मैरिज आपके घर में हो तो आप पैसे उठा सकते हो। सबसे पहले सेल्फ, आपके बेटे या आपकी बेटी का, आपके भाई आपकी सिस्टर का, फॉर पोस्ट मेट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। इतने केसेस में आप, ये जो रीजन है, आप मैरिज के वक्त के आप पैसे उठा सकते हो। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी है 84 मंथ्स, यानी कि 7 साल हो सकते हैं। वैसे सालों में नहीं गिना जाता है, मंथ्स में गिना जाता है। आपकी जो भी आपने सर्विस की हो, आप 15 साल से सर्विस कर रहे हो सपोज,
और फिर आपके बेटे या फिर आप 15-20 साल से जॉब कर रहे हो, आपके बेटे की मैरिज हो रहे हो, बेटी की मैरिज हो रहे हो, तब आप पीएफ से पैसे उठाना चाहते हो, तो आप कम से कम मतलब उतने होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने सिर्फ 2 साल शुरू किए, आप जॉब कर रहे हो, पहले बिजनेस करते थे, सिर्फ 2 साल वो हुए आपने, तो आप ये इस केस में पैसे नहीं उठा पाओगे मैरिज के केस में। और उसमें भी अगर उठानी है, एलिजिबल हो, 84 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 7 ईयर्स हो चुके हैं, तो विड्रॉल लिमिट कितनी है, अप टू 50% ऑफ योर ईपीएफ अकाउंट। आपके ईपीएफ टोटल ईपीएफ अकाउंट, मान लो आपने 6-7 जगह पे जॉब की है, तो एक यूएएन अकाउंट में आपके जो ईपीएफ अकाउंट में जो 50% अमाउंट होगा, उतना ही आप उठा पाओगे। आपके खाते में पूरे अकाउंट में 10 लाख अगर ईपीएफ में जमा हुए, तो आप सिर्फ 5 लाख ही उठा पाओगे ईपीएफ अकाउंट के मतलब। दूसरा केस है रिटायरमेंट के 1 साल पहले। अगर आपका रिटायरमेंट जो भी प्री शेड्यूल है, या फिर उनकी जो 58 ईयर्स ऑफ एज है, पहले 60 थी, वो ईयर्स ऑफ एज है, उस हिसाब से आप 1 साल पहले उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो, लेकिन उसमें एक एलिजिबिलिटी है, आप शुड हैव बीन कंप्लीटेड 54 ईयर्स ऑफ एज। मान लो आपने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, 50 साल में आपने रिटायरमेंट ले लिया, या तो वॉल्यूंटरी या फिर कोई मेडिकल इशू की वजह से रिटायरमेंट ले लिया, तो आप नहीं उठा पाओगे ये केस में। 54 ईयर्स होने चाहिए पूरे, तभी उठा पाओगे। उसमें भी आपके एक विड्रॉल लिमिट है कि आप 90% अब आपके जो पीएफ ईपीएफ अमाउंट है उसका उठा सकते हो, पूरा 100% नहीं उठा सकोगे। आपके मान लो सपोज 10 लाख हुए, तो आप 9 लाख ही उठा पाओगे, 1 लाख आप नहीं उठा पाओगे इस केस में, अगर आप रिटायरमेंट के 1 साल पहले विड्रॉ करते हो तो। नेक्स्ट रीजन है जिसके आप पैसे उठा सकते हो, वो है मेडिकल एक्सपेंसेस, जो मैंने बताया था, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज हो, तो या तो आप फिजिकली हैंडीकैप हुए हो, और या फिर किसी और के लिए जो भी घर पे लेने हो आप परचेस कर रहे हो वो इक्विपमेंट, उसके लिए व्हील चेयर वगैरह जो भी होती है, ये व्हील चेयर होता है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसा कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया, कैंसर या फिर ऐसा कुछ बड़ी बीमारी हो गई, तो आप उठा सकते हो। उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आप मतलब कोई टेन्योर की वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि बीमारी कभी भी आ सकती है। बाकी सब में क्या है, वो 84 मंथ्स या ऐसा कुछ भी 60 मंथ्स वगैरह है। बीमार तो आप कभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 54 ईयर्स में ही हो गया, कभी भी हो सके, इसलिए इसलिए इसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी है। विड्रोवल लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें आप अप टू 6 मंथ्स ऑफ अपना बेसिक प्लस डीए, जो बेसिक सैलरी है, जो मैंने बताया, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस, वो उठा सकते हो, या फिर एंटायर कंट्रीब्यूशन भी उठा सकते हो। लेकिन एंटायर कंट्रीब्यूशन में वो जो डिजीज या फिर जो भी होगा, या नेचर कैलेमिटीज जो भी होगा, वो उस हिसाब से होगा। जब कोविड आया था तब जो गवर्नमेंट रूल बदला था, पहले कोविड के पहले वो सेक्शन ही नहीं था पूरा। कोविड के बाद जब कोविड आउटब्रेक का एक सेक्शन आ गया ईपीएफ में, अगर आप जाओगे तो आप उठा सकते हो कोविड आउटब्रेक के हिसाब से। तो उस वक्त मैंने जब ट्राई करने के लिए, मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्राई करने के लिए मैंने सिर्फ 20,000 अमाउंट डाली थी, तो 20,000 जितनी मैंने डाली थी उतनी आ गई थी, मैंने कोविड आउटब्रेक के हिसाब से डाला था, तो वो पूरी अमाउंट आ गई थी। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं चाहिए था। मैंने शायद कुछ 1.5 साल हुआ था मेरी जॉब शुरू की है, तो उस हिसाब से 1.5 साल में तो कितना पीएफ आता है, तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ 20,000 डाले और अमाउंट आ गई थी, तो जितने मैंने डाले उतने आ गए थे। मेरा भाई का पीएफ मैंने डाला था, तो उसका उसका आई गेस उसका केस उतना नहीं हुआ था, तो वो उतना एग्जैक्ट नहीं आया था, कुछ 25-28 अमाउंट डाली थी और कुछ 20 के आसपास अमाउंट आई थी। और मेरा एक दोस्त है, उसकी मैंने अमाउंट जो इसमें उठाई थी कोविड आउटब्रेक में ही उठाई थी, तो वो केस में उसके कुछ मैंने 35,000 डाले थे और उसके कुछ 28,000 के आसपास अमाउंट आई थी। तो अमाउंट उसकी डिफर भी करती है, अप टू 6 मंथ्स भी होती है, या फिर कभी कभी अगर आप कुछ डालते हो नेचुरल कैलेमिटी ऐसे हो तो एंटायर अमाउंट भी आ सकता है, वैसा अमाउंट हो तो। वो मेरा ट्रायल था, इसलिए मैंने उस हिसाब से डाले थे, तो अमाउंट उस हिसाब से आई थी। अब देखते हैं चार्जेस जो टीडीएस लगता है वो। यहाँ पे सिंपलीफाई करने के लिए मैंने शॉर्ट में सब लिखा हुआ है, और मैंने कुछ कलर्स भी उस हिसाब से यूज किए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं पीएफ विड्रॉ, अगर आपके 50,000 से कम विड्रॉ कर रहे हो तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा, शांति से विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप पीएफ विड्रॉल 50,000 से ऊपर के अमाउंट का करते हो, आपने 2-4 लाख के अमाउंट ली है या कुछ भी करते हो, तो दो केसेस होते हैं। अगर आपने 5 साल की सर्विस हो गई है, हो गई है, तो क्या रीजन है, तो टीडीएस है ही नहीं। अगर 5 साल नहीं हुए हैं, उससे पहले आप पीएफ विड्रॉ उठाना चाहते हो, वो भी 50,000 से ऊपर का अमाउंट होती है, तो दो केसेस होते हैं, पैन नंबर आपने सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर सबमिट नहीं कर रहे हो तो टीडीएस 34.6% लगेगा। ये अमाउंट आप जब भी विड्रॉ करना चाहते हो, एक बार ये परसेंटेज वापस देख लेना, उस वक्त जो अपडेटेड परसेंट होगा उस हिसाब से जब आप उठाओ तब।
अगर आपने पैन सबमिट किया है तो दो केसेस है कि आपने फॉर्म 15G या 15H सबमिट किया है या नहीं किया है। 15G या 15H क्या है? 15G TDS का फॉर्म है, वो डिक्लेयर करता है कि एम्प्लॉय में वो TDS डिक्लेयर किया है नहीं किया है, इंटरफ्लो लगा है नहीं लगा है, वो है। 15H वो है कि जो 60 इयर्स की एज के ऊपर जो हो जाते हैं उनके लिए ये 15H है। उस हिसाब से उसमें कुछ इनकम्स आपकी जो होती है वो आप उसमें टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हो, उसके लिए होता है। तो जो भी कैटेगरी में आप फॉर्म 4 करते हो उस हिसाब से, आप 60 साल से ऊपर हो या उसके नीचे हो या जो भी हो, कैटेगरी जो भी हो उस हिसाब से आपका फॉर्म 15G या H होगा। तो अगर आपने 15G या H सबमिट किया है तो TDS नहीं लगेगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो 10% TDS लगेगा। तो आप देख सकते हो कौन सा केसेस में नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले 50,000 से नीचे अमाउंट है तो TDS नहीं लगेगा। 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर रहे हो तो चाहे 50,000 से ऊपर हो तो भी TDS नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपने पैन नंबर सबमिट किया है साथ में या फॉर्म नंबर 15GH सबमिट किया तो भी TDS नहीं लगेगा। पैन नंबर सबमिट नहीं कर रहे हो, 5 साल से पहले उठा रहे हो, 50,000 से ऊपर अमाउंट उठा रहे हो तो TDS 34.6% लगता है। 15G और H या फिर H जो भी एप्लीकेबल होता है वो आपने सबमिट नहीं किया है, पैन भले सबमिट किया हो लेकिन 5 साल से पहले उठा रहे हो और 50,000 से ऊपर अमाउंट उठा रहे हो तो TDS अमाउंट आपकी 10% लगती है। अब TDS कौन से केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है और एक्सेप्शंस भी है। सबसे पहले, आप अगर PF एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो आपने मान लो एक कंपनी आप जिसमें काम कर रहे थे 2-4 साल काम किया, उसके बाद आप कंपनी चेंज की तो आपका PF अकाउंट चेंज हुआ, वो जो PF अकाउंट जो होगा दूसरी कंपनी का लग जाएगा। तो वो ट्रांसफर जो करते हो उसमें कोई TDS नहीं लगता है अभी तक के रूल के हिसाब से। दूसरा, अगर आपका कोई मेडिकल इश्यू की वजह से या कोई भी या फिर कंपनी आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो वो बंद हो गया, उस वजह से आपकी जॉब टर्मिनेट हुई है, आप टर्मिनेट हुए हो तो भी TDS नहीं लगेगा क्योंकि वो हेल्थ इश्यू आपके कंट्रोल के बाहर था, कंपनी क्लोजर आपके कंट्रोल के बाहर था। उसके अलावा भी और भी कोई भी सर्विस टर्मिनेशन आपकी हो, जॉब टर्मिनेशन हुए हो और वो आपके कंट्रोल के बाहर हो, आपके हैंड में मतलब आपके हाथ में नहीं था, वो जॉब आपने नहीं रिजाइन की थी या फिर कोई भी आपने नहीं छोड़ी थी, कोई भी आपके हिसाब से वो मेडिकल इश्यू जो भी हो आपके कंट्रोल के बाहर था, आपने छोड़ी है जॉब, आपने PF उठाया है तो TDS नहीं लगेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।